अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो हांडा सीरीज़ का चैप्टर नंबर 19 ट्रांसफार्मर का डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं। ट्रांसफार्मर मैं जनरल डिस्कशन करता हूँ। ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। विच ट्रांसफ़र एसी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर एट सेम फ्रीक्वेंसी थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बोथ द सर्किट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि आपका जो ट्रांसफार्मर है ये स्टैटिक डिवाइस है। ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि फ्लक्स लिंक करता है। प्राइमरी फ्लक्स जनरेट करती है, प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी को कट करता है, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है। इस तरह जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर जो प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफ़र होती है। और ये इस्तेमाल क्या करने के लिए करता है कि ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है वोल्टेज को। कि अगर हमने ट्रांसमिट करना हो तो हम वोल्टेज को स्टेप अप कर लेते हैं केवीज़ में, और जब हमने उसको यूटिलाइज़ करना हो इलेक्ट्रिकल पावर को तो हम उसको स्टेप डाउन कर लेते हैं वोल्ट्स में। तो इस तरह जो है वो ये आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। देन आपको पता है कि जो इसका वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ टर्न्स। तो इस तरह V2 ओवर V1 इज़ इक्वल टू N2 ओवर N1। लेकिन जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो है इन्वर्स रिलेशन है। अब ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है वो इनिशियली मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि जो कोर है वो मैग्नेटाइज होती है, आपका जो वाइंडिंग है उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। तो इसका एक नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट है उसके भी नेक आगे दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा उसका वर्किंग कंपोनेंट होता है। जो नो लोड करंट में जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का होता है, कि जो कि मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज़ होता है कोर को, वाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को। तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट है आई नॉट इज इक्वल टू आई डब्ल्यू का स्क्वायर वर्किंग करंट प्लस आई एम का स्क्वायर, जो कि उसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है करंट का, उसका स्क्वायर रूट होता है। तो जो मैक्सिमम करंट होता है नो लोड करंट में, मैक्सिमम पोर्शन होता है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब ट्रांसफार्मर जो है वो नो लोड पे होता है उसका पावर फैक्टर क्लोज टू ज़ीरो होता है। उसकी रीज़न क्या है कि ट्रांसफार्मर एक इंडक्टिव सर्किट है। जैसे हमें आम तौर पे पता है ना कि इलेक्ट्रिकल में हम तीन तरह के सर्किट को डील करते हैं। एक इंडक्टिव सर्किट होते हैं, कैपेसिटिव सर्किट होते हैं और रेजिस्टिव सर्किट होते हैं। तो ट्रांसफार्मर नो लोड पे एक इंडक्टिव सर्किट है। जब इंडक्टिव सर्किट का हमें पता है कि उसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्लोज टू ज़ीरो होता है। जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90 होता है, और एग्जैक्टली 80 टू 85 के दरमियान एंगल लाई करता है वोल्टेज और करंट का। उसकी रीज़न क्या होती है कि थोड़ा सा उसमें वर्किंग कंपोनेंट भी होता है। जो वर्किंग कंपोनेंट होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जो कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की होती है। तो ये हो गया नो लोड करंट का। उसके बाद ट्रांसफार्मर इक्वेशन आ गई। ट्रांसफार्मर इक्वेशन में जो E1 है इज इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स। तो जो वोल्टेज, ये मैं रिलेशन दोबारा होगा, हम इसको बार बार यूज़ करेंगे तो मैं एक एक करके इसको, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी होते हैं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के होते हैं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करें तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ करें तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ करें तो वोल्टेज आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। और एक रिलेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वो फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। और अगर फ्लक्स का जो और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ करेंगे तो आपका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना, ये तीन जो चार रिलेशन है।
देन इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर का बिहेवियर है उसके डिफरेंट नो लोड के लॉसेस हैं या लो फुल लोड के लॉसेस हैं या उसकी लीकेज रिएक्टेंस है, उसको कंपैरिजन करने के लिए जो हम इक्विवेलेंट सर्किट इस्तेमाल करते हैं, उसकी बिहेवियर इस्तेमाल कर देखने के लिए। उसके बाद ट्रांसफार्मर के लॉसेस हैं। ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक कॉपर लॉस और एक आयरन लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस जो है वो मिली ओम में होती है, लेकिन एक रेजिस्टेंस होती है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस आई स्क्वायर आर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जब आई स्क्वायर आर लॉस होता है तो उसका मतलब है जो ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग में हंड्रेड्स ऑफ अम्पेयर्स करंट फ्लो करता है। तो उस वजह से जो जो उसकी रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से उसमें लॉस होता है, तो उसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। और ये बेसिकली लोड पे डिपेंड करता है। उसकी रीज़न क्या है, जैसे हमने ये देखा कि नो लोड करंट देखा ट्रांसफार्मर का, तो नो लोड करंट में जो है वो मैक्सिमम कंपोनेंट तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था, और उसमें वर्किंग कंपोनेंट का जो पार्ट था वो बहुत कम था, वो बहुत थोड़ा होता है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ करता है तो वैसे वैसे जो है वो प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट इंक्रीज़ करता है, जो कि वाइंडिंग में फ़्लो करता है। तो उसी के साथ ही आपका जो कॉपर लॉस है वो भी इंक्रीज़ करता है। तो जो आपका कॉपर लॉस है ये टोटली लोड डिपेंडेंट लॉस है, क्योंकि जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होगा कॉपर लॉस इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे लोड डिक्रीज़ होगा कॉपर लॉस डिक्रीज़ हो जाएगा। और आगे एक और रिलेशन आएगा जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। वो रिलेशन ये है कि जो फुल लोड कॉपर लॉस है और हाफ लोड कॉपर लॉस में जो रिलेशन है वो 1/4 का है, कि अगर आपका फुल लोड कॉपर लॉस 800 है तो हाफ लोड जो कॉपर लॉस होगा वो 200 होगा, क्योंकि उसको 1/4 करेंगे। अब ये नहीं करेंगे कि करंट उसमें वन हाफ इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ है तो कॉपर लॉस भी हाफ डिक्रीज़ होगा, नहीं, तो कॉपर लॉस 1/4 होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन का जो है वो फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन में आपको पता है कि ये अक्सर शॉर्ट सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि टेस्टों में अक्सर के जो नो लोड वोल्टेज है माइनस फुल लोड वोल्टेज ओवर नो लोड वोल्टेज और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर की रेगुलेशन पता चल जाएगी। देन टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, जिसमें दो तरह के हम टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में जो हम आम तौर पे फाइंड करते हैं वो नो लोड लॉसेस फाइंड करते हैं। नो लोड लॉसेस में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक एडी करंट लॉस होता है और एक आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है। एडी करंट लॉस को हम पहले डिस्कस करते हैं। एडी करंट लॉस क्या होता है कि जब जो आपका फ्लक्स है, जैसे हम ये बोलते हैं कि प्राइमरी में फ्लक्स जनरेट होता है, वो सेकेंडरी को कट करता है, तो सेकेंडरी में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो इसी तरह वो फ्लक्स जो है वो कोर को भी कट करता है। जब कोर को कट करता है तो कोर भी एक जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव ऑब्जेक्ट है, तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो क्या करता है कि उसमें भी आई स्क्वायर आर जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ भी एक कोर की रेजिस्टेंस होती है। तो कोर में जब करंट फ्लो करेगा तो कोर में भी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लॉस होगा, जिसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो अब इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोर जो डिज़ाइन करते हैं उसमें हम कोर के एक छोटे छोटे जो है वो पीसेस बनाते हैं, पीसेस में कोर होती है और हर पीस को एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं। उस पीस बनाने का क्या है कि उसका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से क्या होगा कि उसकी जो रेजिस्टेंस है उस पीस की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो करंट हम लिमिट करने के लिए एक तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे, कैसे कि इसका एरिया कम कर देंगे। दूसरा ये करते हैं कि हर पीस को दूसरे पीस के साथ इंसुलेट भी करते हैं। उस इंसुलेशन का क्या एडवांटेज होता है हमें कि एक पीस में एक करंट जनरेट हुआ, फ़र्ज़ किया है कि 0.5 मिली एम्पेयर, तो दूसरे पीस में भी 0.5 मिली एम्पेयर हुआ। जब वो दोनों एक दूसरे में फ़्लो करेंगे तो वो 1 मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक पीस पे अगर करंट जनरेट हुआ है फ्लक्स की कटिंग की वजह से, तो वो उसी पीस में लिमिटेड रहे, दूसरे पीस में वो ना जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक जो पीसेस हम यूज़ करते हैं उसमें लेमिनेशन यूज़ करते हैं, ताकि जो करंट है वो ऐड अप ना हो। तो इस वजह से जो है वो हीटिंग का जो लॉस है, हम उसको एडी करंट लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। और सेकेंडली ये भी है कि जो एडी करंट लॉस है वो थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस जो हम यूज़ करते हैं लेमिनेशन की।
उसके बाद आपका होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या किस वजह से होता है? जो आपका ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो मैग्नेटाइज होती है पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में डीमैग्नेटाइज होती है। तो इस वजह से भी आपका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से इसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, कि जो जो आपकी कोर है और इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो फिज़िकल डायमेंशन है कोर की वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से आपको एक हम ट्रांसफार्मर में जो है वो सुनाई देती है, जिसको हम हमिंग साउंड बोलते हैं। ये अक्सर जो साउंड होती है वो ट्रांसफार्मर जब इनिशियली चार्ज होता है तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होती है, तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब या ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा हो या फुल लोड पे चल रहा हो तो उस वक्त ये हमिंग नॉइज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की इफेक्ट की वजह से होती है, कि कोर मैग्नेटाइज होती है और डीमैग्नेटाइज होती है, और इस वजह से उसकी फ़िज़िकल जो डायमेंशंस हैं कोर की वो भी चेंज होती हैं। तो इस वजह से जो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये इसको हम जो है वो कोर लॉस बोलते हैं, जो कि कोर में दो तरह के लॉस होते हैं, ये हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। और ये जो दोनों लॉस हैं ये लोड पे डिपेंड नहीं करते कि लोड में कितना करंट फ्लो होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि ट्रांसफार्मर इज़ अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, कि ट्रांसफार्मर में नो लोड पे भी उतना ही फ्लक्स रहेगा, फुल लोड पे भी उतना ही फ्लक्स रहेगा, हाफ लोड पे भी उतना ही फ्लक्स रहेगा, और ये जो दोनों लॉस हैं ये फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों लॉसेस को हम नो लोड लॉसेस बोलते हैं, और ये लॉसेस हम ओपन सर्किट टेस्ट में जो है वो फाइंड करते हैं। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम जो है वो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस जो है फाइंड करते हैं। कॉपर लॉस को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो लॉस जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से होता है ट्रांसफार्मर में, उसको हम जो है वो कॉपर लॉस बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें हम रेटेड करंट फ़्लो करवाते हैं। तो रेटेड करंट की फ़्लो करने की वजह से जो लॉस ट्रांसफार्मर में होता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और वो हमारा कॉपर लॉस होता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि जितने भी हमारे ग्रिड स्टेशंस हैं एनटीडीसी के हो गए, डिस्कोस के हो गए, तो वहाँ पे हमारा जो पैरेलल ऑपरेशन जिसको हम ट्रांसफार्मर बैंक भी बोलते हैं वो यूज़ होते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन की डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको आपने याद रखना है। कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो वोल्टेज रेशियो शुड बी द सेम, दोनों की प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज सेम होने चाहिए। पोलैरिटी शुड बी सेम, द परसेंटेज इम्पीडेंस शुड बी इक्वल, परसेंटेज इम्पीडेंस इक्वल होनी चाहिए। अब ये क्यों इक्वल होनी चाहिए? बेसिकली जो आपका लोड शेयरिंग है ट्रांसफार्मर में वो परसेंटेज इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से इम्पीडेंस उनकी सेम होनी चाहिए। द फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। वेक्टर डायग्राम शुड बी सेम। वेक्टर डायग्राम क्या होती है ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शन के डिस्क्राइब करने के मेथड को हम वेक्टर डायग्राम बोलते हैं ट्रांसफार्मर के, जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्टार में है, डेल्टा में है, उसकी सेकेंडरी स्टार में है, डेल्टा में है, तो उसमें पॉजिटिव 30 डिग्री शिफ्ट आएगा, नेगेटिव 30 डिग्री शिफ्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वेक्टर डायग्राम से पता चलती हैं। देन द फेज डिस्प्लेसमेंट शुड बी द सेम, जो उनका दरमियान फेज डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है कि जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो सेम होती है, कि प्राइमरी ही एज अ सेकेंडरी एक्ट करती है। ये जस्ट ये आपने याद रखना है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेप अप किसी भी पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को, वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हम ये आम तौर पे यूटिलाइज़ कहाँ पे करते हैं? बुक में तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है वो क्लोज टू यूनिटी होती है। लेकिन हम प्रैक्टिकली ऑटो ट्रांसफार्मर को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे वोल्टेज हाई हों लेकिन करंट बहुत कम हो। जहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ चाहे उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 1.5 भी हो तो वहाँ भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान इंसुलेशन नहीं होती। तो जब इंसुलेशन नहीं होती तो ये इसका जो इसमें जो है ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से हम जहाँ पे करंट हाई होगा वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, ये आप देख लीजिएगा।
देन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, जिसमें दो फेमस ट्रांसफार्मर हैं, करंट ट्रांसफार्मर है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जिसको हम CTPT बोलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर आर यूज टू फॉर रिड्यूसिंग आर स्टेपिंग डाउन AC करंट फ्राम हाई वैल्यू टू द टू अ लोअर वैल्यू फॉर मेयरिंग। हम क्या करते हैं कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों होता है, क्योंकि ये वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन हम हमेशा वोल्टेज के हिसाब से देखते हैं, ये आपने याद रखना है। CT इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जब वो स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है तो उसमें क्या होता है, करंट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब करंट डिक्रीज़ होता है तो हम उस करंट को मेयरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम CT क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा इंसुलेशन नहीं होती या उसमें इतनी ज़्यादा करंट बियर करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, CT के ज़रिए जो करंट होता है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद उसको जो है मेजरमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो सेकेंडरी होती है CT की, उसको हम ओपन सर्किट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि CT इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जब हम उसकी सेकेंडरी को ओपन करेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो CT है वो ब्लास्ट कर जाता है। तो इस वजह से हम उसकी जो सेकेंडरी होती है उसको शॉर्ट सर्किट रखते हैं या उसको लोड के साथ कनेक्ट ही रखते हैं, ताकि उसमें उसकी सेकेंडरी में हाई वोल्टेज जनरेट ना हो और वो ब्लास्ट ना करे। एक तो वो ब्लास्ट कर जाता है, दूसरा उसकी जो है वो कोर है वो भी सैचुरेट हो जाती है। कोर सैचुरेट होने का मतलब क्या है कि उसमें चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस नहीं होती। तो ये दो रीज़न की वजह से हम जो है वो CT की सेकेंडरी ओपन सर्किट नहीं करते। ये आपने याद रखना है, ये आगे MCQs भी आएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि CT की सेकेंडरी हम ओपन सर्किट नहीं रखते। उसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब हमने हाई वोल्टेज को मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं। स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है कि हम वोल्टेज को कम कर लेते हैं, करंट ज़्यादा कर देते हैं। तो क्योंकि करंट ज़्यादा भी हो तो जो पोटेंशियल ट्रांस PT है वो हमेशा पैरेलल में यूज़ होता है, जो वोल्ट मीटर होता है। तो करंट ज़्यादा भी हो तो करंट आपका इंस्ट्रूमेंट से जो है फ़्लो नहीं करेगा, बेसिकली वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से ही फ़्लो करेगा। तो इस वजह से जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये वोल्टेज को रिड्यूस करके हम उसमें मेजरमेंट करते हैं। बर्डन ऑफ CT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बर्डन ऑफ CT क्या होता है। बर्डन ऑफ CT क्या होता है कि जो वोल्ट अम्पेयर उसकी, या हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम लोड इन वोल्ट अम्पेयर विच में बी अप्लाइड क्रॉस है इंस्ट्रूमेंट या सेकेंडरी टर्मिनल, उसको हम CT की बर्डन कहते हैं, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बर्डन कहते हैं। वोल्ट PT की भी बर्डन होती है तो CT की भी बर्डन होती है, तो ये सेम है कि मैक्सिमम लोड इन वोल्ट अम्पेयर विच मे बी अप्लाइड अक्रॉस सेकेंडरी टर्मिनल विदाउट रेशो एंड फेज एंगल एक्सीडिंग द परमिसिबल लिमिट, तो उसको हम बर्डन बोलते हैं। ऐसा लोड मतलब इतने लोड का जो इंस्ट्रूमेंट जो CT की जो है फेज़ एंगल या उसमें रेशो एरर जो है वो इंक्रीज़ ना करे, तो उसको हम उस ट्रांसफार्मर की बर्डन बोलते हैं। या हम एक ख़ास, जितने भी CT होते हैं या PT होते हैं उनकी एक ख़ास लिमिट होती है, बर्डन होती है, कि उससे ज़्यादा अगर हम हैवी लोड लगाएंगे उसकी सेकेंडरी पे तो उसमें क्या होगा, एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हम हमेशा उसकी बर्डन से कम लोड लगाते हैं या उसकी बर्डन से कम कैपेसिटी वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग के लिए वो सेकेंडरी पे यूज़ करते हैं। तो ये CT था और ये PT आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो चले इसके जो है वो MCQs की डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिनिमाइज बाय लेमिनेटिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। लेमिनेटिंग, जैसे हमने एडी करंट लॉस में मैंने आपको बताया था कि हम कोर को एक तो पीसेस में रखते हैं और दूसरा उनको लेमिनेशन करते हैं एक दूसरे से। लेमिनेशन का मतलब क्या है कि जो करंट एक में जनरेट हो रहा है वो दूसरे स्टेपिंग में जाके ऐड ना हो। तो बेसिकली लेमिनेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं कि उसका एडी करंट लॉस जो है वो मिनिमाइज हो सके। MCQs नंबर 2 है द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर। ब्रीदर क्या होता है कि बेसिकली हम एक एग्जॉस्ट पाइप लगाते हैं और उस पाइप के एंड पे हम जो है वो सिलिका जेल लगा लेते हैं। उस लगाने का मकसद क्या होता है पाइप का, कि आपको पता है कि गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफार्मर का हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो फैल जाता है।
और सर्दियों में जो है वो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका लिक्विड है वो सिकुड़ जाता है। तो उस वजह से बेसिकली आपका ऑयल का लेवल गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है। तो ऑयल का लेवल को कम ज़्यादा करने में उसके बाद जो उसका एरिया ऊपर होता है उसको एयर से हम फिल करते हैं कि जब आपका ऑयल का लेवल कम होता है तो ऊपर एयर आ जाती है, जब ऑयल का लेवल ज़्यादा होता है तो जो एयर है वो बाहर चली जाती है। तो इस वजह से हम एक एग्जॉस्ट पाइप लगाते हैं जिसको हम ब्रीदर बोलते हैं, और उस ब्रीदर के एंड पे हम एक सिलिका जेल लगा लेते हैं। अब क्या होता है कि जब एयर ने अंदर आना है, उसमें मॉइस्चर होगा, तो वो हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर चला गया तो उस वो जो है वो ऑयल जो है वो जो हम वाइंडिंग में इंसुलेशन पेपर यूज़ करते हैं उस पेपर को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिलिका जेल यूज़ करते हैं। सिलिका जेल क्या करती है कि उसमें जो ये मॉइस्चर कंटेंट होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जो फ्रेश एयर है वो आगे मूव कर जाती है। और ये जो सिलिका जेल है ये हम जितने भी छोटे ट्रांसफार्मर हैं 500 केवी के या 1000 केवी के 1500 केवी के 2 MVA के, वहाँ पे हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। लेकिन जितने भी हाई ट्रांसफार्मर है 160 MVA के 250 MVA के या 500 MVA के, तो वहाँ पे हम ऑयल पॉट भी यूज़ करते हैं। ऑयल पॉट सिलिका जेल से पहले होता है। वो ऑयल पॉट का मतलब मकसद क्या होता है कि वो जितनी भी डस्ट होती है वो भी अब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जो 2 MVA के ट्रांसफार्मर है या 1.5 MVA के ट्रांसफार्मर हैं ये आमतौर पे इनडोर लगे होते हैं। लेकिन जितने भी हमारे हाई कैपेसिटी के जो एयर इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन ट्रांसफार्मर में एयर AIS जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे जो लगे होते हैं, जैसे एक 160 MVA का ट्रांसफार्मर है वो बाहर लगा होता है, तो उस वजह से बाहर जो है वो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं एयर में, तो हम ऑयल पॉट इस्तेमाल करते हैं। तो ऑयल पॉट क्या करती है कि जो आपके एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ऑयल पॉट में रुक जाते हैं। उसके बाद आगे सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल में जो है वो जितनी भी मॉइस्चर होगी वो अब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी जो फ्रेश एयर है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से ना मॉइस्चर जाएगा ना कोई डस्ट पार्टिकल जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ ब्रीदर होता है। द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर MCQ नंबर 2 है टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर्स इन द ट्रांसफार्मर। तो इससे आगे जितने भी MCQs हैं हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर का हमारा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह हम DC मोटर उसके बाद प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।